ओ, मैं ढूंढ रहा हूँ। कोई बोला भी नहीं, यहाँ पड़ा हुआ है। अच्छा, तो नई यूनिट हमें स्टार्ट करनी है, तो हेडिंग आप दीजिएगा फ्री कंसेंट। और इसके अंदर बहुत कम सेक्शंस कवर होंगे। बता देता हूँ कितने। इतने सारे। हाँ। फ्री कंसेंट में कितने, और टेस्ट में कहाँ तक आ रहे हैं? अरे आज तक वाला। ना ना ना, आप बढ़ा देते थोड़ा सा। कम लग रहा है। 12 तक में ना मजा नहीं आ रहा। ना ना, इतना भी नहीं। इतना भी नहीं। अच्छा, तो आप हेडिंग दीजिएगा डेफिनेशन ऑफ कंसेंट। सारी बंद कर दूं, पिक्चर चला दूं? अच्छा, तो हेडिंग आप दीजिएगा डेफिनेशन ऑफ कंसेंट। अब मेरी बात सुनिएगा। कंसेंट का मतलब क्या होता है, ये पहले भी आया था जब हम इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे। और इसेंशियल एलिमेंट्स में हमने कंसेंट जब पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था व्हेन टू और मोर पर्सन आर सेड टू कंसेंट, व्हेन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। क्या मतलब? जब दोनों पार्टी सेम चीज पर अग्री करती हैं, तो उसको हम कंसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसेंट। और मैंने साथ में बताया था कंसेंट हमेशा फ्री होनी चाहिए। फ्री मतलब अपनी मर्जी से आप एंटर करने चाहिए। तो जैसे मैंने वहां पर भी एग्जांपल दिया था। सपोज करते हैं शाहरुख खान सलमान खान को बोलता है कि वो अपना एक हाउस सेल करना चाहता है। उसको क्या सेल करना चाह रहा है? हाउस। और शाहरुख खान के दिमाग में था कि वो अपना घर जन्नत बेच रहा है। कौन सा? और सलमान खान को लगा कि वो मन्नत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मन्नत। क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं। क्यों? कंसेंट नहीं है। दे आर नॉट अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो इसमें आप लिखिएगा सेक्शन कौन सा है? 13। इसमें हम लिखिएगा टू और मोर पर्सन्स आर said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। जब क्या अग्री कर रहे हो? सेम थिंग इन द सेम सेंस। अगले पॉइंट में लिखिएगा इफ दे डू नॉट अग्री in the same sense, there cannot be consent। अच्छा, एक बात ध्यान से। सपोज ए जो है वो बी को बोलता है कि मैं आपको एक शिप सेल करने वाला हूं। क्या सेल करने वाला हूं? शिप। और वो बोलता है शिप का नाम जो है वो टाइटैनिक है। क्या नाम है? और बी को लगता है वो टाइटैनिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? टाइटैनिक की। क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं बनेगा? क्यों? उसमें कंसेंट नहीं है। क्या नहीं है? और ये एग्जाम्पल पढ़ के बताना क्या यही है पहले से? हाँ, ये लिख दीजिएगा एग्जाम्पल। सेम, ये पहले भी हमने बात करी थी। कौन सा सेक्शन? 13। ये भी है टेस्ट में? नहीं है? अरे ना ना ना, आज हो जाएंगे। 15-16 तक कर लेंगे आज हम, और वहां तक का टेस्ट। अभी तक तो आधा आधा पेज ही भरा हुआ है, ज्यादा है ही क्या। आज बहुत सारे बच्चे छुट्टी पर हैं, या क्लास का बोल के भाग गए कहीं घूमने। नहीं, ऑनलाइन में भी कहीं दिख नहीं रहे। कहीं स्कूटी लेकर कोई फरार हो गया हो। हाँ, कोई स्कूटी लेकर गया हो, कोई फरार हो गया हो, कोई मेट्रो से गया हो।
हाँ, आज घर पे फोन कराते हैं बच्चों के जो नहीं आए। हाँ, मजा आएगा। अपने अपने दोस्तों को फंसाने के मूड में है सारे। कई बच्चे आ जाते हैं, फाउंडेशन में आते हैं, आशिकी में पड़ जाते हैं, हो जाता है कुछ कुछ। हाँ, शहर क्या करता, क्या कोई काम थोड़ी है कि मैं नहीं करता। हाँ? अच्छा, तो सेक्शन 13 किसकी बात कर रहा है? कंसेंट की। और अभी हम सेक्शन 14 पर आएंगे, वो बात करेगा फ्री कंसेंट की। अब फ्री कंसेंट का मतलब क्या था? जब आप अपनी विल से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो उसको फ्री कंसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री कंसेंट। लिख दिया। और ये याद रखना, टेस्ट में आपको एग्जाम्पल लिखने होते हैं। आप कहीं ये मत बोलना कि हमें पता नहीं था एग्जाम्पल लिखने होते हैं। मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स लिखने हैं आपको। हाँ, आप अपनी लैंग्वेज में भी आप बनाकर लिख सकते हैं। ये नेसेसरी नहीं है कि आपको यही एग्जाम्पल लिखना है। पर जहां पर अगर आपने केस कोट करा, वहां पर वो सेम होना चाहिए। 30-35 नंबर का। हाँ, अनुराधा मैम से बना के रखना। चेकिंग। आज तुम पहले से कुछ ऐसा कर चुके हो। हाँ जी। कौन सा सेक्शन? 13। अगली हेडिंग आप लिखेगा, डेफिनेशन ऑफ प्री कंसेंट, सेक्शन 14। डेफिनेशन ऑफ प्री कंसेंट, सेक्शन कौन सा? 14। अच्छा, अब सुनिएगा, ये तो बहुत सिंपल है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। वो बोल रहा है हर केस में कंसेंट जो होगी वो फ्री मानी जाएगी। फ्री मतलब अपनी मर्जी से। वेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, मतलब अगर इन सब से हुआ तो कंसेंट फ्री नहीं है। अदरवाइज हमेशा क्या माना जाएगा? कंसेंट फ्री है। कब नहीं माना जाएगा? जब कोअर्जन हुआ हो। क्या था कोअर्जन? हमने पढ़ा था, थ्रेटनिंग और फोर्स से आप एंटर करा रहे हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस में पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं। फ्रॉड में इंटेंशनली डिसीव कर रहे हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन में अनइंटेंशनली आप किसी को बता रहे हैं। और मिस्टेक में आप गलत फैक्ट वगैरह के बारे में बता रहे हैं। तो हर केस में क्या बोल रहा है सेक्शन? कंसेंट हमेशा क्या मानी जाएगी? फ्री मानी जाएगी। कब नहीं मानी जाएगी? जब इन सब से हो रखा हो। तो इसमें आप लिखिएगा, द कंसेंट इज सेट टू बी फ्री when it is not caused by। और ये लिख दीजिएगा, ये हमने। तो आप 22 सेक्शन तक का टेस्ट दे सकते हैं, मतलब हो गए 22। हाँ, वो तुम लोगों ने गलत सुन लिया, मैंने 12 नहीं बोला था, 22 बोला था। हाँ, थोड़ा सिलेबस हो तो मजा आता है, वरना इतने कम में क्या मजा है। एक किसी संडे को आपका टेस्ट डे बनाते हैं, चारों सब्जेक्ट का टेस्ट उसी दिन। मैडम, मैंने आपका वो बना दिया है, बैच कोड में क्लास के बाद शेयर कर दूंगा। एडू जंक्शन आपका आईफोन है या नॉर्मल एंड्रॉइड? तो उसमें एडू जंक्शन नाम से आएगा, बाकी सब में क्लास प्लस के नाम से आता है। नहीं, आईफोन में शायद उसके आता है क्लास। एंड्रॉइड में भी एडू जंक्शन आ रहा है, पहले क्लास का था, चेंज हो गया वो। उससे भी सर्च हो जाएगा। बैच कोड डालना पड़ रहा होगा ना आपको।
अब आएगा मजा। लिख दिया। अच्छा एक सेक्शन बचा हुआ है, लाइन में एक नहीं आ रहा। 19 आगे हम पढ़ेंगे। 19 में इन चारों के इफेक्ट्स आते हैं। इफेक्ट्स मतलब इफेक्ट, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड। और वो ये बताता है कि ये चारों वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट है? वॉइडेबल। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। वॉइडेबल का मतलब क्या था? जब एंड नॉट ऑन दी अदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉइडेबल। अब एक एक करके बात करते हैं। और आप हेडिंग दीजिएगा कोअर्जन, सेक्शन 15। वो हमने हल्की सी बात करी थी, अब हम बहुत सारी बात करेंगे। अरे तो आप सब लोग बोल रहे थे लॉ की लैंग्वेज भारी नहीं है, ठीक है? तो हाँ, अब देखते हैं। तो आप इसका मुझे मजबल बताएं, कोअर्जन का। फॉरबिडन मतलब कौन सा लॉ? इंडियन पेनल कोड। वापस से मेरी बात ध्यान से, हाँ। कोई भी ऐसी एक्ट जिसकी कमिटिंग या फिर थ्रेटन करना मना करा गया, कौन से कोड के थ्रू? इंडियन पेनल कोड के थ्रू। या फिर आप अनलॉफुली किसी की प्रॉपर्टी डिटेन कर रहे हो। डिटेन करना मतलब कब्जा कर रहे हो, टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन। अब ये क्या होता है प्रेजुडिस? हाँ, डिसएडवांटेज। आप किसी को डिसएडवांटेज वो कर रहे हैं विथ द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द पर्सन टू एंटर इनटू एन, किस में एंटर करवाने के लिए? तो अगर आप सपोज करो मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं और वहां पर सौरभ सर ने ब्लेड निकाल के आपको डराना स्टार्ट कर दिया कि बेटा 100 रुपए दे दो नहीं तो ब्लेड मार दूंगा, ठीक है? क्या ये कोर्जन है? पक्का? क्या वो आपसे अग्रीमेंट में एंटर करवा रहे हैं? नहीं, ये कोर्जन नहीं है। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट में पर अगर वो बोलते अपनी प्रॉपर्टी मुझे 1,000 रुपए की बेच दो, तो तब वो कोवर्जन होता, क्योंकि आप उस केस में सौरभ सर आपके साथ क्या एंटर करना चाह रहे थे? अग्रीमेंट। तो इसमें आप लिखिएगा कोवर्जन इज द कमिटिंग। कमिटिंग मतलब कोई गलत काम कर रहे हैं और थ्रेटनिंग टू कमिट। थ्रेटन करना मतलब धमकी देना। एनी एक्ट फॉरबिडन। फॉरबिडन का मतलब मना है। जिसको मतलब नहीं पता वो लिख सकता है इसके साथ, फॉरबिडन का मतलब मना होता है। बाय द इंडियन पेनल कोड। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? आईपीसी। अब तो वैसे चेंज हो गया है, बीएनएस आ चुका है। बीएनएस सुना है कहीं? भारतीय न्याय संहिता और भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। हाँ। अब वो क्या था, आईपीसी बहुत पुराना है बेसिकली ना, तो गवर्नमेंट ने उसको अपडेट कर दिया और नई एक्ट बना दिया आपके टाइम के हिसाब से। हाँ, इंडियन पेनल कोड ये ब्रिटिशर्स ने पास करा था, आईपीसी। नेक्स्ट लाइन में लिखना, और द अनलॉफुल डिटेनिंग। डिटेन करना मतलब कब्जा करना, बिल के अगेंस्ट आप कर रहे हैं। और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मतलब क्या था? हाँ, आप ब्रैकेट में डिसएडवांटेज या हार्म भी लिख सकते हैं। ऑफ एनी पर्सन विथ द इंटेंशन। नहीं चलेगा, लिख दिया नहीं लिखना। विथ द इंटेंशन
of causing any person to enter into an agreement. किसमें एंटर करवा रहे हैं? किसी अग्रीमेंट के अंदर। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन अपने फैमिली वालों को बोले कि आप ये प्रॉपर्टी ना मेरे भाई के नाम पर कर दो, सपोज अपनी वाइफ को बोले, किसको बोले? एक्स जो है वो अपनी वाइफ को बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, कि आप ना जो हमारी प्रॉपर्टी है जॉइंट प्रॉपर्टी, आप मेरे ब्रदर के नाम पर कर दो। किसके नाम पे कर दो? ब्रदर। नहीं तो मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा। क्या कमिट कर लूंगा? सुसाइड। क्या ये डराना धमकाना है या नहीं है? क्या ये कोर्जन में आएगा या नहीं आएगा? तो अगर वाइफ ने प्रॉपर्टी उसको दे दी तो बाद में क्या कर सकती है? वो कोर्ट में जाकर उसको रिजेक्ट करवा सकती है कॉन्ट्रैक्ट को। तो देखो दर, कोई बताना एग्जाम्पल में क्या लिखा है? हाँ जी, बताइए। रिलीज डीड का मतलब एक अग्रीमेंट साइन करना, आप समझ लीजिएगा। हाँ, वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे कर दो उसके भाई पे, नहीं तो वो क्या कमिट कर लेगा? तो कोर्ट ने ऐसी ट्रांजैक्शन को सेट असाइड कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। सेट असाइड का मतलब क्या है? कैंसिल करना, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कोवर्जन। ये लिख दीजिएगा एग्जाम्पल। हाँ, इधर तक ही, कोवर्जन तक ही। ये एग्जाम में 6 मार्क का आया था, कोवर्जन बताना था उसके अंदर। अभी हम और भी बात कर रहे हैं इसमें, तो उसमें एग्जाम में कोवर्जन के ऊपर 6 मार्क का आ सकता है आपका। अब हम कौन से सेक्शन तक पहुंच चुके हैं? 15। अगले महीने की एंड तक आप 75 के भी मतलब आगे पहुंच चुके होंगे। हाँ, बहुत सारा कोर्स। हाँ जी, तो ये क्या बोला उसने, क्या है ये चीज? कोवर्जन है। अच्छा, मेरी बात सुनिएगा। अब ना वो कुछ बता रहा है, अगर हम इस डेफिनेशन की एनालिसिस करें, तो अगर आप पहले 3 पॉइंट पढ़े तो क्या वो सेम डेफिनेशन को तोड़ दिया है? बस तो डेफिनेशन को तोड़ दिया। बट आगे के 2 पॉइंट्स, हम मेरी बात ध्यान से सुनना। सपोज करते हैं एग्जाम्पल, मुझे पता चल जाए कि दिवजोत के पास बहुत प्रॉपर्टी है। क्या है उसके पास? बहुत प्रॉपर्टी है। और मैं उसको लेकर ना सपोज करते हैं सिंगापुर चला गया। कहाँ चला गया? सिंगापुर। और वहां पर दिवजोत जब घूम फिर रहा था, मैंने उसके सर पे गन रख दी और मैंने बोला अपनी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मुझे 1 लाख में दे दो। कितने में दे दो? 1 लाख के अंदर। क्या ये कोवर्जन है? वापस मैंने कहा, मैं उसको कहां पर ले गया? इंडिया में नहीं हूं मैं, कहां ले गया उसको? सिंगापुर। और वहां जाकर मैंने उसके सर पे बंदूक रख दी कि अपनी इंडिया की प्रॉपर्टी कितने की? 10 करोड़ की मुझे 1 लाख में दे दो। क्या ये कोवर्जन है या नहीं? ये वाला पॉइंट पढ़ के बताना। नहीं है कोवर्जन पक्का? और ध्यान से पढ़ना। अरे, ये वर्ड आपने ध्यान नहीं दिया। इट इज इमटेरियल। इमटेरियल मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि जहां पर कोवर्जन कमिट हुआ है वहां आईपीसी लगता है या नहीं लगता। मतलब क्या सिंगापुर में आईपीसी लगता है? नहीं लगता। पर प्रॉपर्टी कहाँ की है? लोग कहाँ के हैं? तो क्या कोवर्जन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, ये कोवर्जन में कवर होगा। किस में कवर होगा? कोवर्जन में। तो चाहे आप किसी को बाहर ले जाकर भी ऐसा काम करेंगे तो भी हम क्या बोलेंगे? ये कोवर्जन है। अच्छा, एक और चीज। सपोज करते हैं कि सौरभ सर और रोहित सर बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या है? बहुत अच्छे दोस्त हैं।
मैंने क्या करा, विशाल सर को बोला कि आप जाओ और ना सौरभ सर के बंदूक रख दो सर पर, और उनकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 लाख में ले लो। कितने में ले लो? 1 लाख में। मैं डायरेक्टली नहीं जा रहा, मैंने किसको बोला? विशाल सर को बोला। क्या ये कोर्जन है या नहीं? मैंने नहीं करी, मैंने किसी और से करवाई। ये कोई बताना क्या लिखा है? क्या बोल रहा है? कोर्जन में बी बाय और अच्छा सपोज करो मैंने कहा विशाल सर आप प्रॉपर्टी लेकर आओ, रोहित सर और विशाल सर सौरभ सर बैठे थे, और विशाल सर ने रोहित सर के सर पे बंदूक रख दी, और सौरभ सर को बोला, वापस से मैंने क्या बोला, बंदूक किसके सर पर है? रोहित सर के। और सौरभ सर को बोला अपनी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 लाख में दे दो, नहीं तो मैं रोहित सर को मार दूंगा। किसको मार दूंगा? क्या ये भी कोर्जन है? हाँ या ना? क्यों? हाँ, उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो आप कोर्जन कोई भी कर सकता है अगेंस्ट कोई भी पार्टी हो सकती है, पर क्या करेंगे सौरभ सर, मान जाएंगे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 लाख में देने के लिए? हाँ, वो रिजेक्ट करा सकते हैं बिल्कुल। तो ये आप ना, हाँ ये पांचों पॉइंट से ही, या चलो पहले तीन तो डेफिनेशन वाले वो छोड़ दो, ये दोनों लिख दीजिएगा। और एग्जाम में आया तो ये मत कर देना ये अभी पूरा ही लिख रहे हो। चलो अभी तो ये दो लिख दो, पर एग्जाम में याद रखना कि ये तीन वाले लिखने हैं ऊपर के भी, अगर एनालिसिस आया तो। सेक्शन, अभी तो लास्ट दो ही लिख दो। इतना सारा रजिस्टर भर चुका है? अच्छा, इतना तो मुझे नहीं लग रहा लिखवा दिया। 40 पेज हो गए? अच्छा, टेस्ट में बस इतना कम सिलेबस फिर भी। हम्म, नहीं नहीं, अब आपके 8-10 नंबर तक पहुंचने लग गए हो। पर ऐसे ही ना, ये चैप्टर बड़ा है, आगे के कई चैप्टर ऐसे आएंगे जो 6 नंबर का, और 15 पेज ही है उसके अंदर, 14 पेज है, कई छोटे चैप्टर्स भी हैं कोर्स में। 3 चैप्टर छोटे हैं आपके। हाँ, इतने में वहां पर 10-12 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर हमने किसके बारे में बात करी, कौन सा सेक्शन था? 15। और मैंने आपको बताया था सेक्शन 19 किस चीज का है? हाँ, तो आप हेडिंग दीजिएगा, इफेक्ट्स ऑफ कोवर्जन अंडर सेक्शन 19। इफेक्ट्स ऑफ कोवर्जन अंडर सेक्शन 19। और ये पहला पॉइंट तो आप सब मुझे बता सकते हैं, क्या है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट? एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमने पहले भी बात करी थी, वॉइडेबल के अंदर आया था। वॉइडेबल का सेक्शन वैसे क्या होता है? 2 था, और हमने बात करी थी, पर जो भी कोवर्जन के इफेक्ट्स हैं वो किस में आ रहे हैं? 19। तो इसमें आप लिखिएगा, द कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय कोवर्जन is voidable at the option of the party
whose consent was so obtained। इस लाइन का मतलब whose consent was so obtained, गलत तरीके से उसके पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। क्या है वो सफरिंग पार्टी के पास। हाँ। चलो अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे। अब इतना पढ़ने के बाद इसका मतलब तो बता ही सकते होगे। देखते हैं आप क्या बताते हैं। ये अगले पैराग्राफ से लिंक कर रहा हूं। अब ध्यान देना। सपोज ए ने, वही एग्जांपल लेते हैं, बी के साथ कोवर्जन कमिट करा। क्या कमिट करा? कोवर्जन। और उसकी 10 CR की प्रॉपर्टी 1 लाख में ले ली। कितने में ले ली? 1 लाख में। अब बी भाई साहब गए कोर्ट और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जाकर रिसाइंड करवा दिया या रिजेक्ट करवा दिया, मतलब खत्म करवा दिया। अब प्रॉपर्टी का क्या होगा? वापस आ जाएगी। बस इस 1 लाख रुपए का क्या होगा? क्या वो रख सकता है या उसको लौटाना पड़ेगा? ये पढ़ के बताना। वैसे इसको शॉर्ट में यहां पर भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड अंडर कोवर्जन मस्ट। क्या मतलब? उसको वापस देना पड़ेगा। वो हाँ, पैसा प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी और पैसा वो वापस कर देगा। हाँ जी, तो इसमें हम आगे लिखिएगा, एनी पर्सन टू whom money has been paid or anything delivered under coercion must repay or return it। क्या करना चाहिए उसको? हाँ, उसको वापस कर देगा। तो ये कौन सा सेक्शन था? 19। अगले उसमें आप आइएगा, हेडिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये भी आ रहा है टेस्ट में। हाँ, और क्या, सिलेबस बढ़ता जा रहा है, मजा आता जा रहा है। जिस दिन और टीचर छुट्टी पे होते हैं मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तब ज्यादा पढ़ाया जा सकता है। हाँ, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन कौन सा? क्या था इसके अंदर, कोई बताए? जब अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो वापस से मैंने एग्जांपल दिया था। सपोज करते, मैंने बताया था एक थी राधेमा। राधेमा कौन? ये अपने आप को भगवान मानती है। क्या मानती है? भगवान मानती है। सपोज करते हैं कि अनुराधा मैम इनकी भक्त है। ठीक है, और वो अनुराधा मैम को बोलती है, अनुराधा मैम आप अपनी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मुझे कितने में दे दो? 1 लाख में दे दो। आपका भगवान बहुत भला करेगा, अगर आप मेरी परम भक्त हो तो दे देना प्रॉपर्टी। ठीक है, अनुराधा मैम मान जाती है। क्या सही है गलत हुआ उनके साथ? क्यों? उन्होंने अपनी पोजीशन का फायदा उठाया। किसका फायदा उठाया? पर अगर अनुराधा मैम बोलती है मैं प्रॉपर्टी आपको 9.9 करोड़ की बेच सकती हूँ और फाइनल डील 9.85 करोड़ की हो जाती है, क्या अभी भी अनड्यू इन्फ्लुएंस है? कोई मुझे पढ़ के बताना क्यों नहीं है। ये डेफिनेशन है इसकी। वो ये बोल रहा है, देखो ध्यान से, अनड्यू इन्फ्लुएंस तब होता है, 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक, पहला, एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में हो। किसमें हो? क्या राधिमा है डोमिनेटिंग पोजीशन में अगर वो भक्त है? हाँ जी, अनुराधा मैम अगर उनकी भक्त है। सेकंड, वो उस पोजीशन का यूज करना चाह रही है। क्या करना चाह रही है? अगर वो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 लाख में लेना चाह रही है तो क्या वो अपनी पोजीशन का मिस यूज कर रही है राधिमा? और थर्ड, वो क्या ऑब्टेन कर ले? अनफेयर एडवांटेज। तो हम बोलेंगे कि क्या कमिट हुआ है। पर इस केस में 9.85 करोड़ वाले केस में क्या अनफेयर एडवांटेज हुई? नहीं हुई, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। पर अगर 1 लाख में चली जाती तो तब हो जाता। क्या हो जाता? क्योंकि इस केस में तो डील हो रही है, नेगोशिएट हो रहा है 9.85 में, जबकि 1 लाख वाले के अंदर कौन सी एडवांटेज हो रही थी? अनफेयर हो रहा था। क्या हो रहा था? अनफेयर। तो इसमें हम लिखिएगा, सेक्शन कौन सा है? हाँ, 10। कोर्ट में अगर अनुराधा मैम प्रूफ कर पाए कि मेरे साथ उन्होंने क्या करा, अपनी पोजीशन का मिस यूज करा, तो होता है। तो आप कर सकते हो प्रूफ कोर्ट में। हाँ, पर मतलब 10-15 लाख 20 लाख इधर उधर हो रहा है तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में उससे फर्क पड़ेगा? तब कुछ नहीं। हाँ, तो इसमें आप लिखिएगा,
और इस वर्ड का मतलब क्या होता है? सब हमारे अंग्रेज सब कहते हैं हमारे तो लॉ की लैंग्वेज आसान है। हाँ, हाँ, इसका मतलब एग्जिस्टिंग ये होता है, तो इसमें आप लिखिएगा, कह रहे एग्जिस्टिंग ही लिख देते फिर। तो इसमें आप लिखिएगा अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that, और फिर इसको ना दो एरोज में लिखना, पहले में क्या है वो बता रहे हैं। एक पार्टी किस में है? डोमिनेटिंग पोजीशन में है, और दूसरे में उसने उस पोजीशन का यूज करके क्या करना चाहा? अनफेयर एडवांटेज लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए? अनफेयर एडवांटेज। कितने कितने घंटे पढ़ना चालू हो गए सब घर में? चालू ही नहीं करा अभी? 2-3 घंटे तक पहुंच गए? फिर ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर में सौरभ सर बोलने वाले हैं कि 8-8 घंटा पढ़ना चालू कर दो। 8 घंटा पढ़ सकते हैं इसे? हाँ, इजीली। 8 घंटे। हाँ जी। उसके बाद कहाँ तक? दूसरा एंड, इसके बाद ही से लेकर अदर तक। लिख दिया? हाँ। अगले आप एक हेडिंग दीजिएगा, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 16। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 16। अच्छा, ये आप बता सकते हैं, वो बोल रहे हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस कब होगा? जब पार्टीज के बीच में क्या होगा? क्या जिसको आप जानते ही नहीं, क्या वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है? इन्फ्लुएंस कौन करेगा? जिसके साथ हम किसी रिलेशन में हो। और वो बोल रहा है पर्सन कैन ओनली बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर व्हेन देयर इज अ नियर रिलेशन बिटवीन द टू। तो इसमें आप लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट में, ये हेडिंग दे दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन द पार्टीज हाँ, इसमें आप लिखिएगा पर्सन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर व्हेन नियर रिलेशन बिटवीन द टू एग्जिस्ट। जब उनके बीच में क्या हो? एक नियर रिलेशन। सेकेंड पॉइंट में लिखना पोजीशन टू डोमिनेट द विल।
पोजिशन टू डोमिनेट द विल। इसका क्या मतलब? एक पार्टी किस पोजीशन में होनी चाहिए? डोमिनेटिंग पोजीशन में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? और डोमिनेटिंग पोजीशन के लिए चार पॉइंट्स आते हैं, पहले आप दो सुनिएगा, देखते हैं आप क्या बताते हैं। एक पर्सन दूसरे को तब डोमिनेट कर सकता है जब एक के पास अथॉरिटी हो उसके ऊपर। अथॉरिटी मतलब एक कंट्रोल, एक पावर हो। जैसे कि मास्टर और सर्वेंट। अगर सपोज करते हैं एक सर्वेंट एक जगह पे 10 साल से काम कर रहा है, तो उसके मास्टर पे उस पर अथॉरिटी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? मास्टर कौन मतलब? जिसने उसको हायर करा है उसके पास क्या आ जाएगी? अथॉरिटी। और क्या वो अपनी पोजीशन का मिसयूज भी कर सकता है? तो उस केस में बोलेंगे उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस करा। क्या करा? सेकंड को ही बताइए, हमने बात करी थी। फिड्यूशियरी का मतलब ट्रस्ट कॉन्फिडेंस। जैसे फॉर एग्जांपल बिटवीन फादर एंड सन और सॉलिसिटर एंड क्लाइंट। सॉलिसिटर होता है लीगल एडवाइजर। कौन होता है? तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने मर्डर कर दिया, आप मेरे पास आए, सर बचा लो। सपोज मैं एक लॉयर हुआ, मेरे पास आए, बचा लो। मेरा पहला क्वेश्चन क्या होगा आपसे? मर्डर करा या फिर नहीं करा? आपने मुझे बता दिया कि आपने मर्डर करा, मैं ढिंडोरा पीट दूंगा हर जगह, इसने मारा इसने मारा। नहीं, बल्कि आप मेरे पर क्या करते हो? एक ट्रस्ट करते हो। और उसमें कौन सा रिलेशन है? और अगर मैं उसका मिसयूज करके आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहूं तो सही है, गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। हाँ। हाँ, लॉयर क्लाइंट का मिसयूज या वो आप एडवांटेज ले रहे हैं तो ये लिख दीजिएगा दोनों। सीए और उसकी क्लाइंट के बीच में भी होगा। क्या लगता है? होगा। एक क्लाइंट अपनी सारी इनकम बताता है। हाँ। और सीए उसका मिसयूज करे। कई बारी लोगों के घरों में रेड पड़ जाती है इनकम टैक्स वगैरह की। वो उनका जनरली उनका पुराना सीए कभी कभी डिटेल दे देता है। पुराना सीए का क्या मतलब हुआ? जो पहले काम करा है उसने। आपके दोस्तों के साथ है आपका फिड्यूशरी रिलेशनशिप? आया ना? कोई हाँ ही नहीं बोल रहा है। अंधा विश्वास करते दोस्त पे? तेरा अंधा भी नहीं करता वैसे। मुझे तो सौरभ सर पे कोई विश्वास नहीं है। उन्होंने एक बार विश्वासघात करा था मेरे साथ। बहुत ही बुरा करा। मैंने उनको एक बार, हमारी कॉलोनी में एक लड़की थी, मैं बोला मुझे ना पसंद है, मैं सोच रहा हूँ कल बात करके आऊंगा। और सौरभ सर उसी रात में जाके बात करके आ गए उससे। पर हाँ, अपने लिए। हाँ। वह मैं बड़ा खुश था, उसने मना कर दिया। नहीं नहीं, इतने भी वो नहीं है मतलब। वो लड़की बोले क्या ऐसे लोग हैं ये विश्वासघात है एकदम। किस औरों के किसी दोस्तों ने ऐसा काम करा? हाँ। तो दो क्या हुए केसेस, कब आ रहा है? आपका डोमिनेटिंग पोजीशन पहला। एक पर्सन दूसरे पर क्या रखता हो? अथॉरिटी। और दूसरा अगर उनके बीच में फिड्यूशियरी रिलेशन हो। वापस से आपके एग्जाम में 6 to 7 मार्कर वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी पूछ सकते हैं। किसके ऊपर? अनड्यू इन्फ्लुएंस। जब हमने पहले पढ़ा था तब क्या इतने डीप में गए थे उसमें? नहीं, तो हमने ऊपर ऊपर से सिर्फ मतलब जाना था उसका। और इफेक्ट भी लिखने होंगे एग्जाम में। और उसने आपसे कोअर्जन पूछा तो उसके इफेक्ट लिखना है सेक्शन 19 या नहीं? वो भी आएगा। इफेक्ट लिखने पड़ते हैं। परसों टेस्ट कब होगा आपका? क्लास के बाद रख लेंगे टेस्ट। हाँ। हाँ, पहले टेस्ट रख दें। ठीक है, फिर सुबह 10:30 बजे टेस्ट रख देंगे, 10:30 से 12। और फिर मैथ्स की क्लास हो जाएगी, फिर लॉ की क्लास रख देंगे। हम्म। यही रुक जाए? अभी तो आएंगे दिन बेटा, अभी तो बहुत मजा आने वाले हैं।
ऐसे दिन भी आएंगे जब आप सुबह 10 बजे आओगे और शाम को 5 बजे घर जाओगी। हम्म। हाँ, इंटर में तो आते ही हैं। इंटर वाले जो आते हैं वो सुबह आ जाते हैं। CS वाले 9:30 10 बजे आ जाते, जाते 6 बजे हैं फिर घर। हाँ, तो मजे आने वाले हैं। हाँ जी। तो कब डोमिनेटिंग पोजीशन आ जाती है? दो केस कौन से? पहला अथॉरिटी है, और दूसरा, चलो अब मुझे आप सी तो आप बता ही सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बहुत बीमार है और आप उसका टेक केयर कर रहे हो, क्या आपके पास एक डोमिनेटिंग पावर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? या फिर सपोज कोई ओल्ड एज का है या मेंटली उसको प्रॉब्लम है और आप उसको सब कुछ हैंडल कर रहे हो उसका, क्या आप एक डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गए या नहीं? और अगर आपने उसका फायदा उठाकर उसकी प्रॉपर्टी हथियाली कम में, तो क्या हम बोल सकते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस करा आपने? हाँ जी। तो इसमें आप लिखिएगा मेंटल डिस्ट्रेस। इसमें लिखिए अनड्यू इन्फ्लुएंस can be used against a person to get his consent where the mental capacity is affected. हाँ, नहीं नहीं नहीं, दाना ना, is affected by bodily distress। ये क्या होगा bodily distress? तबीयत खराब है उसका, कॉमा इलनेस और ओल्ड एज। कब कब डोमिनेटिंग पोजीशन आई? अथॉरिटी, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, और तीसरा मेंटल डिस्ट्रेस। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस है, मेजर तो क्या ही है? पहला, वो फोर्सफुल या थ्रेट देकर हो रहा है, और ये पोजीशन का फायदा उठा रहे हैं। और कोअर्जन के अंदर क्या जरूरी है कि आपके नियर रिलेशनशिप में हो? नहीं, जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में जरूरी होगा कि वो नियर रिलेशन में हो। किस में हो? नियर रिलेशन के अंदर। हाँ जी। अगला पॉइंट चौथा, अनकॉन्शियसनेबल बार्गेन। अनकॉन्शियसनेबल का मतलब होता है अनफेयर। क्या मतलब होता है? अनफेयर। अच्छा, एक बात बताओ, सपोज करते हैं कोविड का टाइम चल रहा है और एक की फैमिली में 4 लोगों को कोविड हो गया है। क्या हो गया है? 4 लोगों को कोविड हो गया, और वो आदमी मनी लेंडर के पास जाता है। कौन होता है मनी लेंडर? जो उधार दे रहा है। और उसने बोला ठीक है, मैं आपको 3 लाख रुपए उधार देने के लिए रेडी हूं, बट इसके लिए मैं आपसे 40% पर एनएम का इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। क्या करूंगा? क्या उसने आदमी ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया? नहीं उठाया। ऐसे बार्गेन को हम अनकॉन्शियसनेबल बार्गेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनकॉन्शियसनेबल। और ये ज्यादातर आपको किन केसेस में मिलेगा? जहां पर कोई मनी लेंडर होता है। ऐसा इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कहीं 40% 30% चलता है। बताए कहां पर? जो डेली लोन उठाते हैं ना, कई जो दुकान वाले होते हैं, ये सब होते हैं, वो डेली या जो ऑटो वगैरह चलाते हैं, रेंट पे लेना होता है, तो वो कईयों से क्या करते हैं? उधार लेते हैं उस दिन का, और वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर होता है। क्यों? हाँ, वो एक दिन का है और रिस्क भी, रिस्क ज्यादा है, तो वो लोग उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट। और पैसे रिकवरी हो सकती है आराम से, या दिक्कत आती होगी उसमें? हाँ, दिक्कत आती है, रिकवर करना डिफिकल्ट होता है। तो इसमें आप लिखिएगा अनकॉन्शियसनेबल बार्गेन में। हाँ जी, इसमें आप लिखिए unconscionable bargains are witnessed mostly in money lending transactions. Mostly witnessed in money lending transaction
and where the transaction is unfair, and where the transaction is unfair. और कोई मुझे इस एग्जाम्पल का मतलब बताना। कितने पर इंटरेस्ट उठा रहा है वो? कम है इंटरेस्ट रेट, ये कम ज्यादा है? 2% पर मंथ कंपाउंडिंग। ठीक है, तो उस केस में तो हद ज्यादा हो रहा है। तो उस केस में मनी लेंडर अपनी पोजीशन का क्या कर रहा है? मिस यूज कर रहा है। और हम बोलेंगे कि वो अनफेयर बार्गेन है। क्या है? अनफेयर। ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। हाँ हाँ, यहां तक का तो आ ही जाना चाहिए टेस्ट में। लक्ष्य बोलते हैं हाँ। आज ये शाद शांत बैठा हुआ है। हाँ, अरे ये क्या बात हुई? फिर एक काम करता हूँ, फीस तय रख लेता हूँ। अब बोल ही नहीं रहा तो बेचारा। ये बाद में तो है ही, वो तो है ही। अरे, आपको 20-22 दिन की छुट्टी मिली पूरी। क्या? 12th खत्म करा, उसके बाद टेस्ट नहीं हुआ ना? हाँ हाँ। अरे उसके बाद से मजे ही तो कर रहे होगे, घर जाकर क्या करते हो? पढ़ते हो? इतना तो मैं नहीं मान सकता। पढ़ते हो? हाँ, ये बोलो पढ़ना पड़ता है, ये मैं मान सकता हूँ। आईसीआई का रिजल्ट परसेंटेज कितना आता है? सीएस का कितना आता है? सीएमए का कितना आता है? क्या लगता है? हाँ, वो डबल ईटी जब वो था ना, होम बेस्ड, तब 80% आता था। तो वो तो दिखा रहा है। ठीक है, पर अब मेरे ख्याल से रिजल्ट 40-50% के आसपास आएगा। और सीएमए का भी इतना ही आता है। पहले सीएसडब्ल्यूटी घर से देना होता था पेपर। अब हट गया, अब हट गया। पहले था, और वो भी एमसीक्यू था, और आपको घर से पेपर देना है। ना 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 ना। अरे तो बाकी तो सब्जेक्टिव दे ही रहे हो, हैबिट बना ही लो। हाँ, सीए का आता है अराउंड 15%। और लास्ट टाइम उन्होंने ज्यादा दिया था, करीब 19% दिया था। 19-20% के आसपास था। हाँ, और उससे पहले 15 के आसपास आ रहा था, एक बार 13 पॉइंट समथिंग भी आया था। अब ये नहीं पता आईसीएस को 20 मान लेगा, या अगली बार फिर से 13-14 देगा। और अगर 14% रिजल्ट देगा, तो सीए की अगर फॉर एग्जाम्पल 40 है बच्चे, तो 40 का 40 कितना होगा? 40 का 14% कितना होता है? 14%। हाँ, वही 6 बच्चे, तो मतलब 6 बच्चे पास होंगे अगर आईसीआई का रिजल्ट आएगा। क्या, क्यों डरा रहे हो सर सुबह सुबह? वैसे आपको आइडिया है कितना सिलेबस है टोटल, चारों का सब्जेक्ट का मिलाकर? हाँ, नहीं बहुत सारा तो है। लॉ के करीब करीब 500 पेज है आपके। 500 पेज लॉ में। इको, वो तो आप बच गए हो कि इको ना एमसीक्यू है, सीएस वालों को मजा आएगा। अगर वो होता सब्जेक्टिव पेपर, तो फिर तो बैंड बज जाती। हाँ, इको के कितने पेज होंगे? करीब करीब 400। कितना हो गया? 900। और अकाउंट्स? हाँ, अकाउंट्स में करीब करीब वही 500 लगा लो। और मैथ्स में आ, भी 500 पेज लगा लो। तो टोटल टोटल कितने पेज हो गए? हाँ हाँ, वो सीएस के अलग गिनूंगा अभी। तो ये कितने हो गए? 2000 पेज एवरेज लगा लो, आपको करने हैं। ठीक है, और कितनी बार सिलेबस हो जाना चाहिए अच्छे से अगर एग्जाम देना है? हाँ, कम से कम आपको 3 बार करना है। तो आप 2000 इंटू 4, एक बार तो कोर्स करा, 3 बार सिलेबस करा, तो मतलब कितने पेजेस आपको पढ़ने हैं? 8000। ठीक है, कितने महीने में? 4 महीने के अंदर। तो अभी आपको पता चलने वाला है सिलेबस बहुत बहुत ज्यादा है। कह रहे सर क्यों डरा रहे हो?
हाँ, और हम कितने घंटे पढ़ते हैं? हाँ, 3। चलो हम एवरेज ले लेते हैं कि आप 2 घंटा पढ़ते हो। कितने दिन है एग्जाम में? अभी एग्जाम में दिन कितने बचे हैं? गिने किसी ने कभी तक? आज क्या है? अप्रैल 23। आप लगा लो मई, जून, जुलाई, अगस्त और आधा सितंबर। करीब 150 दिन लगा लेते हैं। ठीक है, अराउंड आपके पास 150 डेज है। और कितने पेज पढ़ने हैं? हाँ, तो हर दिन का कितना पेज हो गया? कैलकुलेट करो। हाँ, इतनी अच्छी तो मैथ्स होनी चाहिए वैसे। हाँ, 53, मतलब आपको एक दिन में इतने पेज पढ़ने हैं ऑलमोस्ट। और कितने घंटे पढ़ रहे हैं हम? हाँ। हाँ, और हमें पेज निपटाने 50-50 पेज एक दिन के। हाँ, उस तरीके की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और वही है, थोड़ा डरने वाला टाइम अब चालू हो गया। मतलब मैंने कहा 20 दिन कुछ नहीं बोला, पर अब क्या आ गया टाइम, थोड़ा डर जाओ और पढ़ने लग जाओ। क्योंकि फ्रैंकली अगर आपको बताऊं, सबसे खराब चीज आईसीआई ने क्या करा, जब से 3 अटेम्प्ट देना स्टार्ट कर दिया। बताओ क्यों खराब है? क्या अच्छी बात है साल में 3 अटेम्प्ट? खराब बात है। खराब बताता हूँ क्यों। किसी ने सितंबर में पेपर दिया, ठीक है, और उसका रिजल्ट कब तक आएगा? उसका रिजल्ट आएगा नवंबर में। और कोई कितना भी अच्छा हो, क्या हो, ठीक है, अगर वो फॉर एग्जाम्पल इस टाइम में पढ़ता होगा, उसने कैसा भी पेपर दिया हो, एक उम्मीद क्या बांध के रखता है वो, पास तो मैं हो ही जाऊंगा कुछ ना कुछ करके, आज तक भी हुआ हूँ, इसमें भी हो ही जाऊंगा। और जब ये रिजल्ट आता है तब नवंबर का मिडल, आप लगा लो शुरुआती नवंबर में ही आ जाता है। नवंबर स्टार्टिंग में रिजल्ट आ जाएगा, और उसके 2 महीने बाद फिर पेपर। ठीक है, पहले क्या मिलते थे, 5-6 महीने मिलते थे, आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर पाते थे। पर अब क्या है, उन 2 महीने में आप बेटर कर पाओगे, या फिर कई बार ये खराब हो जाते हैं, और खराब हो जाएगा। ठीक है, पर वो होता नहीं, आपके माइंड में क्या आता है कि अब तो मैं दुनिया को करके दिखाऊंगा। ठीक है, और फिर आप यही सोचते हो कि करो, और वो खराब होता है। अब ये खराब सिस्टम स्टार्ट हो गया है, 3 अटेम्प्ट खराब हो गई। अब आपको मेहनत शुरू से। हाँ, फाइनल का 2 अटेम्प्ट कर दिया। हाँ, कुछ दिन अभी इसी अप्रैल में नोटिफिकेशन आई है। हाँ, पर मेहनत डालनी पड़ेगी ज्यादा। और फर्स्ट अटेम्प्ट सबसे आसान होती है, और जितनी अटेम्प्ट होती जाती है उतना मुश्किल होता जाएगा। ये बात आपको गारंटी दे रहा हूं मैं। हाँ, पर हर कोई ये सोच के आता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में करेगा, पर अभी आपको मेहनत बहुत डालनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। हाँ जी, किसके बोर्ड में 90 आ जाएंगे? आ जाएंगे पक्का? चलो, कुछ लोग पढ़ने वाले हैं, 2 ही लोग बस। हाँ। अच्छा, थर्ड पॉइंट पर आइएगा। हाँ, 100? अरे कह रहा 90 कम बोल रहे हो सर आप। अभी आने ही वाला होना चाहिए रिजल्ट। हाँ, नहीं 10th का इतनी जल्दी आ गया तो। हाँ, फर्स्ट टाइम 2 बोर्ड थोड़ी हुए हैं, पहली बार ही हुए। अच्छा, हाँ जी, थर्ड पॉइंट लिखिएगा। और वो क्या बोल रहे हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि दूसरी पार्टी का अनड्यू क्या ले पाए, एडवांटेज। इस पॉइंट का सिर्फ हेडिंग दे दीजिएगा। वो सेकंड था ना, उसमें सेकंड में ABCD लिखा था। अब थर्ड पॉइंट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज। इसका क्या मतलब? अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्या मोटिव क्या है? कि आप अनड्यू एडवांटेज लें, दूसरे की क्या लें, अनड्यू एडवांटेज। इसकी तो सिर्फ आप हेडिंग ही बहुत है। और फोर्थ पॉइंट की हेडिंग देखिएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ। और इसमें एक बार हमें आईसीआई के मॉड्यूल में जाना होगा, कुछ लैंग्वेज चेंज करी है उन्होंने। बर्डन ऑफ प्रूफ। हाँ जी, एक बार आईसीआई की मॉड्यूल पर आते हैं। किसी को डर लगने लगा अभी तक सीए के एग्जाम का, सीएस का, सीएमए का? वही को नहीं, अभी तक नहीं लग रहा? हाँ, अब लग रहा है।
हाँ, नहीं लगना चालू हो जाना चाहिए। किसी के घर वाले स्ट्रिक्ट हैं बहुत ज्यादा पढ़ाई को लेकर? किसी के भी नहीं है? अच्छा, जरूरत नहीं पड़ी। अब ऐसा, अच्छा, उम्मीद ही छोड़ दी है। हाँ जी। आप कोई मुझे बताइएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ में, चलो मैं लैंग्वेज आप बता सकते हो क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ जी, कोई बताए क्या लिखा है? जो पार्टी क्या कर रही है, एलिगेशन डाल रही है कि उसके साथ क्या हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसको ये तीन चीजें प्रूव करनी है। पहला, दूसरी पार्टी डोमिनेटिंग है, उसने एक्चुअली अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया है, और वो ट्रांजैक्शन क्या है, अनफेयर है, तभी हम मानेंगे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। क्या हुआ है? तो इसमें आप लिखिएगा, फोर्थ, थर्ड हेडिंग ही बहुत है, फोर्थ लिखिएगा बर्डन ऑफ प्रूफ। इसमें लिखे व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट decides to avoid the contract, he has to prove that he has to prove that, और ये तीन लिख दीजिएगा। आज अभी तक हम कितने सेक्शन कर चुके हैं? चार, 13, 14, 15, 16। 17 भी करेंगे। हाँ, 19 भी हो गए। 17 भी हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। अब पढ़ाइयाँ हो गई चालू। बाकी सब्जेक्ट तो वैसे इजी है, अकाउंट्स वगैरह में तो कुछ भी नहीं है। तो अकाउंट्स में कुछ ऐसा है नहीं। इको, मैथ्स में थोड़ा सा लग सकता है, और जिसके पास 11 12 में मैथ्स थी उसको तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जिसके पास नहीं थी, हाँ, तो उसको भी आ रही है। मैथ्स तो आसान है। मैथ्स में क्या ही है? अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट। अभी रुक जाओ, भी अकाउंट्स का सिलेबस बढ़ेगा। अभी जब बढ़ेंगे ना सिलेबस तब समझ में आएगा। मैं कहता हूँ एक एक तो डर जाए कोई। हर क्लास में डराता हूँ, जैसे कोई एक एक डरना चालू हो जाए। फिर मैं ये नहीं चाहता कि पेपर देने के बाद कोई बोले सर आपने पहले क्यों नहीं बताया था कि ये इतना खतरनाक पेपर है। तो मैं पहले से बार बार ही डराना चालू कर देता हूँ। और टीचर नहीं डराते? नहीं? अच्छा, ओके। वो सीधा मार पिटाई करते हैं, मैं फिर मैं तो डरा ही रहा हूँ। हाँ जी, तो कौन सा हम कर रहे थे? 16। अब आप हेडिंग दीजिएगा, और कोई मुझे बताना इसमें और कोवर्जन वाले इफेक्ट्स में क्या फर्क है। एक तो पहले बार सेक्शन का नंबर में कुछ फर्क दिख रहा होगा, इसका क्या सेक्शन है, और अगर आप इसकी पहली लाइन पढ़ें वो तो सेम ही है। उसमें भी कोवर्जन में भी क्या पढ़ा था कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, इधर भी हम क्या पढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। तो आप हेडिंग दीजिएगा, पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट। सेट असाइड का मतलब क्या था? कैंसिल कर देना। इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 19A। और आप सिर्फ 19 लिख कर आए तो वो नंबर कट जाएंगे। और ये पहला पॉइंट लिख देना। आज करेंगे, ये पहली लाइन लिख दीजिएगा। आज तो आधा पेज ही लिखा होगा अभी तक। आधा।
हाँ, अब बस आपकी संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। मतलब अभी इको वाले सर भी स्टार्ट कर देंगे, मैं भी स्टार्ट कर दूंगा, मैथ्स वाले सर भी। सौरभ सर नहीं करते, वाइफ मारती है उनकी यार संडे घर से निकलते हैं तो। चलिए, अब एक क्वेश्चन मेरा, देखते हैं आप क्या बताते हैं। हाँ जी, सपोज करते हैं ए ने बी के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस करा। क्या करा? अनड्यू इन्फ्लुएंस। और उसकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 लाख में ले ली। कितने में ले ली? 1 लाख में। बी भाई साहब वापस से कोर्ट गए और उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करवा के आ गए। क्या करवा के आ गए? रिजेक्ट। अब कोवर्जन में क्या था? 1 लाख का क्या होना था? वापस करना था। अब कोई मुझे ये पढ़ के बताना, क्या इसमें भी वापस करना है या रखना है या कुछ और? हाँ, या तो एब्सोल्युटली आपको वापस ही करना है, या फिर अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन जो किसको सही लगे। कोर्ट कोर्ट ये बोल सकता है कि आप रख लो सारी अमाउंट, बोल सकता है। कोर्ट ये बोल सकता है 20,000 रख लो, 80,000 लौटा देना। ये किसकी मर्जी पे चलेगा? कोर्ट की मर्जी पर चलेगा। तो इसमें आप लिखिएगा, या ये लाइन लिख दीजिएगा। हेलो। हाँ जी सर। चलो आ जाओ, फिर करते हैं, बस क्लास के बाद करते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इसमें आप लिखिएगा, एनी सच कॉन्ट्रैक्ट may be set aside absolutely or if the party has received any benefit, then upon such terms and conditions as the court seems just. कोर्ट सीम्स जस्ट, इसका क्या मतलब? जो कोर्ट को सही लगे। हाँ जी, कौन सा सेक्शन था ये? ए। अगली हेडिंग आप दीजिएगा फ्रॉड, सेक्शन 17। ये ऐसे क्यों देख रहे हैं? छोड़ दो सर, अभी दी। आज तो मैथ्स की क्लास है नहीं, तो मजे। हाँ जी। तो आप हेडिंग दीजिएगा फ्रॉड, सेक्शन 17। कौन सा सेक्शन कवर हो रहा है फ्रॉड में? सेक्शन 17। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वो ये बोल रहा है फ्रॉड में ये 5 चीजें कवर होती है। अगर ये 5 चीजें हो गई तो फ्रॉड हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्रॉड। एक बार ये सारे पॉइंट्स पढ़िएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, आप मुझे बताना कि वो फ्रॉड है या नहीं। हाँ, कब टेस्ट में? शाबाशी। सौरभ सर बहुत गुमराह करते हैं बच्चों को, मैं गुमराह नहीं करता। हाँ। मैं कहता हूं अगर आप एग्जाम में जो सीए वाला पेपर होगा ना, उसमें लॉ में 75 क्रॉस कर दो तो पक्का मेरी तरफ से पार्टी अच्छी वाली, अच्छी वाली। हाँ, जहां आप बोलो।
हाँ वहां दे देंगे पक्का। ठीक है। हाँ 75 मैंने बोला, वहां की मैं पार्टी देता हूँ। दुबई, अच्छा। हाँ अभी तो वैसे दुबई नहीं जाना चाहिए, कहीं बम फट रहे हैं वहां तो। हाँ अच्छा सुनिएगा। तो सपोज करते हैं कि दक्ष जो है वो किसी लड़की को प्रॉमिस करता है कि वो उससे शादी करेगा, जबकि उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। ठीक है। क्या ये फ्रॉड है कहां पर है ये लिखा गया है? थर्ड में क्या है? अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ। अच्छा ये वैसे कॉन्ट्रैक्ट के सेंस में हो कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ए बी को बोले कि मैं आपको एक कार सेल करूंगा, जबकि उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी बेचने की, क्या ये फ्रॉड है या नहीं है? ये फ्रॉड होगा क्योंकि प्रॉमिस करी जा रही है विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, तो क्या ये फ्रॉड हो जाएगा? हाँ। सेकंड, सपोज करो कोई ना मोबाइल बेच रहा था, पर वो ना एक सेकंड हैंड था और वो उसको कंसील कर रहा था, बंदा बेचते वक्त कंसील करना मतलब छुपा रहा था। क्या ये फ्रॉड है या नहीं है? तो अगर कोई भी पार्टी किसी चीज को क्या करती है, कंसील करती है, तो वो भी एक टाइप का फ्रॉड हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसी लड़कियां लगाती है कंसीलर, क्या होता है? हाँ होता क्या कंसीलर? क्या वो फ्रॉड है या नहीं है? हाँ कोई लड़कियां कुछ नहीं बोल रही। हाँ फ्रॉड है या नहीं है कंसीलर? हाँ है नहीं मान नहीं रही कोई। तन्नू जी बताइए, नहीं है? है? अरे कुछ भी नहीं, लड़के क्या बोलते हैं, कंसीलर फ्रॉड है या नहीं है देखो सब बोल रहे हैं। अच्छा तो वापस से, अगर कोई पार्टी किसी चीज को क्या करती है, कंसील करती है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? फ्रॉड बोलेंगे। सिमिलरली सपोज करते हैं एक्स वाई को बोलता है कि उसकी बाइक की माइलेज 35 की आती है, किसकी आ रही है? 35 की, जबकि एक्चुअली में 5 की आती थी। किसकी आ रही थी? 5 की। क्या ये फ्रॉड है या नहीं? किस में आएगा, कौन से पॉइंट में? कंसील में। और फर्स्ट क्या लिखा है? द सजेशन ऑफ अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब जिसको पता है वो ट्रू नहीं है फिर भी वो ये बातें बोल देता है, तो इसको हम किस में बोलेंगे? फ्रॉड के अंदर। चौथा, आपका इंटेंशन जिसमें क्या कमिट करने का हो, डिसीव करने का, उसको भी फ्रॉड मानते हैं। या फिर कोई चीज जिसको लॉ फ्रॉड माने, क्या फ्रॉड माने? लॉ बोलता है कि अगर आप प्रोस्पेक्टस में कोई गलत इंफॉर्मेशन देते हो, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? शेयर्स बेचना, डिबेंचर बेचने के लिए कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? और लॉ बोलता है कि अगर प्रोस्पेक्टस में कुछ गलत लिखा है, तो जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के या जो प्रमोटर्स हैं उनको फ्रॉड मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? कि उन्होंने क्या कमिट करा? फ्रॉड। वो कौन से पॉइंट में आ रहा है? लास्ट में क्या लिखा है? एनी सच एक्ट विच द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट। तो लॉ ने क्या बोला, कहां गलत लिखा? तो प्रोस्पेक्टस में, तो उसको फ्रॉड मान लिया जाएगा। तो 5 क्या हुए? पहला, आप एक गलत सजेशन दे रहे हो। दूसरा, आप कंसील कर रहे हो। तीसरा, आपकी कोई परफॉर्म करने की इंटेंशन नहीं है। चौथा, डिसीव कर रहे हो। और पांचवा, जिसको लॉ फ्रॉड बोलता है, तो आप उसको क्या मान लेंगे? फ्रॉड। तो इसमें आप लिखिएगा, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट committed by a party to a contract और विथ हिज कनाइवेंस। ये वर्ड सुना है? कौन करना किसी को, CON क्या होता है? सपोज करो आप किसी को हेल्प भी कर रहे हो कि वो क्या कमिट करे, फ्रॉड करे, तो क्या फ्रॉड में पार्टी मानी जाओगे या नहीं माने जाओगे? कनाइवेंस का मतलब मिलकर करना होता है। क्या मिलकर अगर आप कर रहे हो? मैंने क्या करा? अच्छा वो एग्जाम्पल में। हाँ आगे लिखिएगा, और बाय हिज एजेंट विथ द इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी। इसका क्या मतलब है, इंटेंशन टू डिसीव? धोखा देने के इंटेंशन के साथ
और हिज एजेंट, और ये पॉइंट लिख दीजिएगा, अनदर पार्टी और हिज एजेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये रह गया था, टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और ये 5 पॉइंट लिख देना, फिर अगली हेडिंग पर आएंगे। अरे बच्चे कह रहे हैं और पढ़ाओ, अच्छी बात है, थके नहीं आज? नहीं नहीं, अब तो मैंने बोलने के बाद क्या हुआ? ये तो संत इंसान हूँ, ये तो ऐसी हालत में हो गई, बहुत ही बुरी। कितने पेज लिखे हैं आज अभी तक? बहुत सारे। 4 ही लिखे हैं बस? आप तो 4 हो गए, 5 ही। हाँ, कम हुआ है तो। फन कराने थोड़ी आए, पढ़ने कह रहे फन कराओ। और अकाउंट्स तो इजी सब्जेक्ट है, क्या ये डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही नहीं बता? सर किसी ने चेंज नहीं करा ना आपका। अच्छा मैंने कभी नहीं बोला था चेंज करूंगा, मैं तो पहले से बताया था 25। हाँ, आपको, मुझे थोड़ी, मेरा तो सेव डिसीव तो आप हुए डिसीव तो आप लोग हुए, धोखा तो आपके साथ हुआ। हाँ हाँ, कर सकते हो, धरने में बैठ जाना कल क्या वैसे लगा 12th से लेवल अप हुआ है पढ़ाई का, या वैसा ही है? हाँ हुआ है हाँ, 12th में कहाँ कॉपी बनानी पड़ती, मेरे भी 11 12 में मुझे याद भी नहीं, सारे सब्जेक्ट्स ही मिलाकर एक कॉपी थी। हाँ, मेरी दोनों साल की मिलाकर एक कॉपी थी, कुछ भी नहीं करा। कई बार तो मुझे याद है, हाँ स्कूल में कौन देखता है, मैं बैग स्कूल में छोड़ आता था, अगले दिन वहीं आना है तो बैग वहीं रहने दो ये करा है। हाँ, उधर जो ऊपर होता है ना, उधर रखने की जगह, हमारे बैग ही छोड़ आता था, कल वहीं आना है तो फिर क्या पढ़ना है। स्कूल में चोर भी थे सौरभ सर बस आने वाले होंगे। अभी कहाँ, थोड़ा और पढ़ेंगे। क्रेजी है ना, 2 टेस्ट लगातार है, इससे क्रेजी क्या होगा? आप बोलो तो मंडे इको का और ट्यूसडे मैथ्स का भी रखवा देते। हाँ, इको तो इजी है, इको का तो अभी दे दोगे टेस्ट तुम हाँ, इको में तो अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, उसका क्या ही है फिर? अभी इको भी ना इतनी आसान नहीं है, अभी मैक्रो में आओगे ना तो पता चल जाएगा। नहीं, इंडियन इको सब कुछ भी है ना, डेटा भी बहुत है, पर जो पब्लिक फाइनेंस वगैरह शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, वो फर्स्ट टाइम आएगा ना। हाँ, तो वो अलग है, बहुत डेटा है उसके अंदर। लिख दिया? चलो, यहां तक ही आज करना था, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? हाँ, नहीं इतना भी बेरहम नहीं। पर टेस्ट तक यहाँ तक का डाल देना। हाँ, थोड़ा तो बेरहम हूँ भी, इतना डाल देते टेस्ट। हाँ, 12 ठीक है, कम है। हाँ, 10 पेज, 12 तक ही कम लग रहा है। हाँ, अकाउंट्स तो क्या ही ऐसे है, और ऊपर जाने कितना? कौन से में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में ही, पावर टू सेट असाइड, टेस्ट देना है।
छुट्टी मत मारना कोई भी, छुट्टी नहीं होनी चाहिए। हाँ जिसमें मुझे इफेक्ट होते हैं प्रोविजन में, फिर उसमें हमें पैसे वापस लेने होते हैं ना। हाँ जैसे हाँ, जैसे आप मैंने कोड जन करा। हाँ, तो आप मुझे पैसे वापस लेंगे। अगर आपने आपकी प्रॉपर्टी मैंने 10 करोड़ की 1 लाख में ले ली, तो जो 1 लाख मैंने आपको दिया था वो आपको क्या करना पड़ेगा? वापस करना। अच्छा अच्छा, इसमें 12th तक आ रहा है या आज का? 12 तक ही आ रहा है, चलो मजे करो। आज का और वो प्रॉपर्टी मेरी रहेगी। प्रॉपर्टी आपकी रहेगी। प्रॉपर्टी तेरी है। अरे अब